अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जी पर्सनालिटी का चैप्टर। हमारे पास है कॉग्निटिव अप्रोच। कॉग्निटिव अप्रोच क्या होती है, उसमें पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे कंस्ट्रक्ट और टेम्पलेट का क्या मतलब होता है, पर्सनल कंस्ट्रक्ट सिस्टम क्या होता है, किस तरह से कंस्ट्रक्ट और टेम्पलेट्स जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को कॉज कर रहे होते हैं, और उसके बाद जो है स्कीमास क्या होते हैं, सेल्फ स्कीमास क्या होते हैं, हमारे पॉसिबल सेल्फ जो है वो क्या होते हैं, सेल्फ डिस्क्रिपेंसी में एक्चुअल सेल्फ, आइडियल सेल्फ, रियल सेल्फ और रेशनल इमोटिव थेरेपी, ठीक है। इन सब डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट। कॉग्निटिव अप्रोच में हम बात करें तो सबसे पहले आती है हमारे पास पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी। और पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी जो है वो किसने दी है, हमारे पास जॉर्ज कैले ने, ठीक है। जॉर्ज कैले ने ये थ्योरी दी थी और इसमें उन्होंने क्या कहा था, इनकी ये अप्रोच इस बात पे है कि जो ह्यूमन है उसकी जो है वो डिफरेंट इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि ह्यूमन की जो नेचर होती है उसका डिफरेंट इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, जिस कॉन्सेप्ट को उन्होंने नाम दिया था अ मैन द साइंटिस्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है। इस बात का क्या मतलब है, वो कहते हैं कि जिस तरह साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, पहले कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है, कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर उसको टेस्ट करते हैं दुनिया के बारे में। इसी तरह से फिर वो क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल और प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं चीज़ों को। फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई भी हाइपोथेसिस बनाई तो उस बिहाफ पर वो चीज़ों को कंट्रोल करेंगे और फिर प्रिडिक्ट करेंगे कि अब मज़ीद जो है वो बिहेवियर फॉर एग्जांपल वो क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहे होते हैं, साइंटिस्ट प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं चीज़ों को हाइपोथेसिस के बेस पे। तो इसी तरह से हम भी क्या करते हैं, हम भी हमारे बिहेवियर को, लोगों के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करते हैं और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम सब के अंदर ये डिज़ायर होती है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ऑल मैन आर द साइंटिस्ट, ठीक है। हर मैन के अंदर एक साइंटिस्ट मौजूद होता है, हर कोई चीज़ों को प्रिडिक्ट और कंट्रोल उसी तरह से करना चाहता है जिस तरह के साइंटिस्ट करते हैं, ठीक हो गया। और इसलिए इसका नाम था साइंटिस्ट, मैन द साइंटिस्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि जब हमें ये पता नहीं होता, हम ये नहीं जानते कि ये जो काम हो रहा है, जो भी हो रहा है वो ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक है, और लोग इस तरह से एक्ट क्यों कर रहे हैं, अगर हमें ये चीज़ें पता ना हो कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है, अपसेटलिंग होता है, ठीक है। हमें ये मतलब ठीक नहीं लग रहा होता कि हमें कुछ पता नहीं है कि ये चीज़ें हो क्यों रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है वो रूड बिहेव कर रहा है और हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है अगर हमें ये ना पता हो कि वो रूड बिहेवियर क्यों शो कर रहा है, ठीक है। तो अपनी इस नीड को, हमारी कौन सी नीड है, नीड फॉर प्रिडिक्टेबिलिटी, कि हम चीज़ों को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा होगा क्या नहीं होगा। तो ये जो हमारी नीड होती है इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, हम टेम्पलेट मैचिंग करते हैं, ठीक है। टेम्पलेट क्या होता है कि हम हमारे माइंड में हमारा एक मतलब एक कंस्ट्रक्ट सा डेवलप करते हैं चीज़ों के बारे में, एक जनरल सा मॉडल सा हम स्टैंडर्ड एक अपने माइंड में रखते हैं कि जो फर्दर जो चीज़ है वो क्या होगी, ठीक है। एक एक्सपेक्टेशंस डेवलप करने के लिए हम अपने माइंड में जो इमेज बनाते हैं चीज़ों का, वो एक एक्चुअली हमारा टेम्पलेट होता है, हमारा कंस्ट्रक्ट होता है, हमारा बिलीफ होता है, ठीक है, जिसकी बिहाफ पर हम चीज़ों को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, उनको एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये हमारे जो टेम्पलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हर इंसान के डिफरेंट होते हैं। अगर देखा जाए मतलब हो सकता है उसमें कोई थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी हो, लेकिन वो अगर ओवरऑल जनरल देखें तो हर इंसान के टेम्पलेट जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि हम हर इवेंट्स को डिफरेंट लिहाज से एनकाउंटर करते हैं, मतलब हम उनको डिफरेंट लिहाज से फील कर रहे होते हैं, उनको डिफरेंट लिहाज से फेस कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमारे जो कंस्ट्रक्ट हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अगर इफ़ द मैच वी रिटेन, अच्छा अगर हमने जो टेम्पलेट बनाया है, ठीक है, किसी भी सिचुएशन के बारे में, अगर जब वो सिचुएशन जो हमारा टेम्पलेट था, फिर जो हमने एक्सपेक्टेशंस बनाई, अगर सिचुएशन में भी वैसा ही हुआ, फॉर एग्जांपल एक पर्सन के बारे में हमने सोचा था कि वो ऐसी सिचुएशन में हमेशा रूड बिहेव करेगा, ठीक है, और उसने वो रूड बिहेवियर शो किया जब वो सिचुएशन आई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि वो मैच हो गया हमारा टेम्पलेट सिचुएशन के साथ, इवेंट के साथ, तो फिर हमने क्या किया, उस टेम्पलेट को रिटेन कर लिया, ठीक है। अब हम वो बात अपने माइंड में पक्की पक्की बिठा लेंगे कि ये पर्सन ऐसे बिहेव करेगा जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, ठीक है। और अगर वो मैच नहीं किया, फॉर एग्जांपल उसने रूड बिहेवियर नहीं किया, वो नॉर्मल ही बिहेवियर करता रहा, तो हमने फिर क्या करना है, हमने उस हमारे टेम्पलेट को हम मॉडिफाई कर देंगे और फिर मतलब चेंज करेंगे और फिर एक नया टेम्पलेट बना लेंगे कि नहीं वो ऐसे रूड बिहेवियर नहीं करेगा, अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तब भी वो नॉर्मल रहेगा। ये हमने क्या किया, एक नया टेम्पलेट बना लिया उसके बारे में, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट टाइम जब सिचुएशन आएगी तो और अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि अब वो कैसा बिहेवियर परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो हमने हमारी जो है वो कह ले एक किस्म की हाइपोथेसिस ही बदल दी, हमारा टेम्पलेट हमने बदल दिया, अब हम नई प्रिडिक्शन देंगे, ठीक है। उसी तरह से जिस तरह से साइंटिस्ट जो है एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, अगर वो एक्सेप्ट हो जाए तो हम वो उसको रिटेन करते हैं, अगर वो मतलब उसको कंटिन्यू करते हैं, और अगर वो रिजेक्ट हो जाए तो फिर वो उसको नई हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह से पर्सन भी क्या कर रहा होता है, पहले बनाता है हाइपोथेसिस, मतलब एक टेम्पलेट बनाया उसने, उसके बिहाफ पर चीज़ों को एक्सपेक्ट किया, अगर वैसी ही सिचुएशन हुई तो वो टेम्पलेट रिटेन करता है, ठीक है। और उसके बाद अगर वो मतलब उसके खिलाफ काम हुआ है तो वो उसको
चेंज करता है और फिर नए तरीके से एक्सपेक्टेशन और प्रिडिक्शंस डेवलप करता है। ठीक हो गया। और इसके बाद जो कैले था उन्होंने कहा था कि हमारी जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होता है हमारे माइंड में, हमारी जो कॉग्निशंस होती हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है जिसके ज़रिए हम चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं, मतलब उनको एनालाइज करते हैं कि अब सिचुएशन में क्या हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद हम प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे क्या हो सकता है, क्या होगा। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, पर्सनल कंस्ट्रक्ट्स। ठीक है, ये हमारे पर्सनल कंस्ट्रक्ट्स होते हैं जिनकी बिहाफ पर हम चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं और साथ ही साथ उनको प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि दो लोगों के पर्सनल कंस्ट्रक्ट्स जो है वो सेम नहीं हो सकते, और अगर वो है मतलब नॉट टू पीपल, क्योंकि हर जो लोग हैं वो हर तरह से डिफरेंट तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, उनका लोगों को देखने का, इवेंट्स को देखने का, एनालाइज करने का चीज़ों को डिफरेंट तरीका होता है, तो इसलिए वो उनके कंस्ट्रक्ट्स जो होंगे, पर्सनल कंस्ट्रक्ट्स, वो भी डिफरेंट होंगे। ठीक हो गया। और इस लिहाज से इन्होंने कहा कि हमारे जो कंस्ट्रक्ट्स होते हैं बायपोलर होते हैं, मतलब किसी पोल पे कोई डिफरेंट होगा, किसी पे कोई डिफरेंट होगा। ठीक हो गया, सेम नहीं होंगे। उसके बाद पर्सनल कंस्ट्रक्ट सिस्टम आता है, तो इसमें उन्होंने कहा था कि हमारे माइंड में जो शुरू में जब भी हम किसी पर्सन से मिलते हैं, ठीक है, हमारे जो फर्स्ट कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन होता है, तो जो फर्स्ट इंप्रेशन हमारा किसी के बारे में बनता है हम उसको यूज़ करते हैं उस पर्सन के बारे में कंस्ट्रक्ट्स डेवलप करने के लिए। ठीक है, और फिर ये इस चीज़ को प्रिडिक्ट करने के लिए कि मज़ीद उनका बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में हम उनके बारे में जो कंस्ट्रक्ट्स बनाते हैं वो बेसिकली मोस्टली जो है वो किस चीज़ पे बेस कर रहे होते हैं, हमारे उनके साथ फर्स्ट इनकाउंटर पे। ठीक हो गया। उसके बाद ये हो सकता है पॉसिबल कि दो लोगों के सेम कंस्ट्रक्ट हों, लेकिन फिर क्या होता है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे होते हैं, कॉन्स्ट्रू मतलब एनालाइज करना, लेकिन फिर भी वो वर्ड को डिफरेंट तरीके से एनालाइज कर रहे होते हैं, चाहे उनके सेम कंस्ट्रक्ट हों भी, लेकिन फिर भी वो एनालाइज डिफरेंट तरीके से कर रहे होंगे, अंडरस्टैंड हर चीज़ को डिफरेंट तरीके से कर रहे होंगे, बेशक वो सोचते एक जैसा ही हों। ठीक है, मतलब उनके कंस्ट्रक्ट अगर किसी चीज़ के बारे में, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है उसके बारे में एक बंदा सोच रहा है कि ये रूड बिहेवियर शो करेगा, हो सकता है दूसरा भी यही सोच रहा हो कि ये रूड बिहेवियर शो करेगा, लेकिन फिर भी दोनों का जो एक मतलब दुनिया को या उस पर्सन को समझने का अंदाज है वो डिफरेंट होगा, एनालाइज करने का अंदाज डिफरेंट होगा। ठीक हो गया। और दो लोगों के जो कंस्ट्रक्ट होते हैं वो सिमिलर हो सकते हैं एक पोल पे लेकिन दूसरे पे नहीं, मतलब हर इंसान के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, तो वो हो सकता है किसी पर्सपेक्टिव के बारे में वो कहें कि सेम है, किसी पर्सपेक्टिव के बारे में कहें कि नहीं वो डिफरेंट है। ठीक है। उसके बाद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को कैले ने किस तरह से एक्सप्लेन किया, तो ये इन्होंने इस बात को रिजेक्ट किया कि ये हमारा जो कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो पास्ट ट्रॉमेटिक इवेंट्स की वजह से होता है, इस बात को इन्होंने डिनाई किया कि ऐसा नहीं होता। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इसी अपनी इन आइडियाज़ को, पर्सनालिटी वाले आइडियाज़ को यूज़ किया साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। फॉर एग्जांपल जिस तरह पास्ट एक्सपीरियंसेस में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो है वो पर्सन ने, फॉर एग्जांपल वो उन्होंने पास्ट में उनके साथ अनलविंग पेरेंट्स थे, तो इससे जो है वो पर्सन की वैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि वो डिफरेंट तरीके से अब दुनिया को एनालाइज डिफरेंट तरीके से करेगा। ठीक है, लेकिन ये इससे ये नहीं है कि उसके अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाएं। अगर किसी के साथ पास्ट एक्सपीरियंसेस बैड हुए हैं तो उससे ये हो सकता है कि वो दुनिया को अब डिफरेंट लिहाज से अंडरस्टैंड करे, एनालाइज करे, लेकिन उससे उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं होते। ये कहा था कैले ने कहा था कि अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो वो पास्ट एक्सपीरियंसेस से नहीं बल्कि किस वजह से होंगे, हमारे कंस्ट्रक्ट सिस्टम्स के इशू की वजह से होंगे। अगर हमारे कंस्ट्रक्ट सिस्टम में कोई इशू है तो उसकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगे, ना कि बैड पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैले ने कहा था कि जो एनजाइटी है, स्पेशली एनजाइटी, वो क्या करी होती है, हार्ड रोल प्ले करी होती है, मतलब मेन रोल प्ले करी होती है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को कॉज करने के लिए। ठीक हो गया। हम अब ये एनजाइटी किस तरह से करी होती है, हम जो है जब भी कोई ऐसा, हमने किसी भी पर्सन के बारे में कंस्ट्रक्ट बनाया, ठीक है, लेकिन जब सिचुएशन आई तो पर्सन उस कंस्ट्रक्ट में फुलफिल नहीं हुआ, तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर कुछ जो है वो एनजाइटी कॉज होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो पर्सन जो है हमारा कंस्ट्रक्ट किया था कि वो रूड बिहेवियर शो करेगा, लेकिन उसने नॉर्मल बिहेवियर शो किया, तो वो हमारे लिए थोड़ा बहुत एनजाइटी कॉजिंग होगा। ठीक हो गया। और ये जो होता है प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो कंस्ट्रक्ट होता है वो हमेशा जो है वो परफेक्ट नहीं होते। ठीक है, हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोच रहे होते हैं, तो ये इससे क्या होता है, एनजाइटी कॉज हो रही होती है पर्सन में। ठीक हो गया। तो ये जो एनजाइटी होती है फिर ये आगे हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की तरफ लेकर जा रही होती है। ठीक है, उसके बाद कोग्नेट, ये आ गया कि उन्होंने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को किस तरह से डिफाइन किया, इस तरह से कि कंस्ट्रक्ट सिस्टम्स के इश्यूज़ की वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, ना कि पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, और साथ ही साथ जो एनजाइटी होती है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को कॉज कर रही होती है मोस्टली। ठीक है, उसके बाद कॉग्निटिव पर्सनैलिटी वेरिएबल्स,
कुछ जो है कॉग्निटिव पर्सनालिटी वेरिएबल्स हैं हमारे पास, जिनको हम कॉग्निटिव अफेक्टिव यूनिट्स भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें इनकोडिंग आती है, एक्सपेक्टेशंस और बिलीव्स, अफेक्ट्स और गोल्स और वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। इनकोडिंग क्या होती है कि हम चीज़ों को, दुनिया को किस तरह से अपने माइंड में इनकोड करते हैं, ठीक है, उनका मीनिंग हम डिफरेंट तरीके से दे रहे होते हैं। तो हम ज़्यादातर चीज़ें हमारे माइंड में किस तरह से लेके जा रहे होते हैं, इमेज बना के, ठीक है। इवन जो साउंड होती है वो भी हमारे माइंड में इमेज की फॉर्म में सेव हो रही होती है। तो हर चीज़ जो हमारे माइंड में हम देखते हैं इधर दुनिया में, हम उसको हमारे माइंड में लेकर जाते हैं और उनको इनकोड करते हैं इमेज की फॉर्म में, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम हमारी कॉग्निशन डेवलप कर रहे होते हैं इन 4 चीज़ों से। एक्सपेक्टेशंस बनाते हैं दुनिया के बारे में, बिलीफ बनाते हैं, ठीक है। अफेक्ट्स मतलब हमारे इमोशंस, बिलीव्स, फीलिंग्स, ठीक है, इमोशंस और फीलिंग्स आ जाती हैं अफेक्ट्स में। उसके बाद हमारे गोल्स और वैल्यूज़, ये सब चीज़ें जो है वो हमारे कॉग्निटिव पर्सनैलिटी वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम कॉग्निटिव अफेक्टिव यूनिट्स भी कहते हैं। स्कीमास में अगर हम आए तो स्कीमास जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी कॉग्निशन के, जो हमें हेल्प कर रहे होते हैं कि किस तरह हम लोगों को, दुनिया को, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे और प्रोसेस करेंगे। एक्चुअली स्कीमास क्या होते हैं, हमारे मेंटल फ्रेमवर्क होते हैं, ठीक है, जिसकी बिहाफ पर हम हर इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आ रही होती है उसको हम एनालाइज, ऑर्गेनाइज और प्रोसेस कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। और बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द स्टिमुलाई होते हैं, तो हम बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हमने उनको, मतलब इतने सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, उनको हम किस तरह से मतलब इंटरप्रेट करें। तो हमारे स्कीमास जो होते हैं वो हमें हेल्प कर रहे होते हैं कि हम अब चीज़ों को किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, एनालाइज करेंगे या प्रोसेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्कीमास होते हैं, सेल्फ स्कीमा उसमें आता है। सेल्फ स्कीमा क्या होता है कि हम अपने बारे में, हमारा क्या मेंटल फ्रेमवर्क है, ठीक है, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम किस तरह के हैं, मतलब हम किस जो हमारे अपने बारे में व्यू होगा, फिर उसी लिहाज से हम जो भी इंफॉर्मेशन आ रही होगी हमारे अपने बारे में उसको ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे और प्रोसेस कर रहे होंगे, ठीक है। मतलब जो हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे रिलेटेड आ रही है उसको हम किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं वो डिपेंड कर रहा होता है हमारे सेल्फ स्कीमा पे, ठीक है, कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। सेल्फ स्कीमा में हमारे बिहेवियर्स और एट्रीब्यूट्स जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दुनिया के भी, अपने भी, मतलब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिहेवियर्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, वो हमारे लिए सही इंपॉर्टेंट होते हैं सेल्फ स्कीमास में, ठीक है। और सेल्फ स्कीमास की जो बेसिक अर्ली रिसर्चेज है वो रीजनिंग पे बेस करी होती हैं कि हम चीज़ों के बारे में क्या लॉजिक दे रहे हैं, क्या रीज़न दे रहे हैं कि ये क्यों हो रही हैं। अपने बारे में फॉर एग्जांपल हमने कोई बिहेवियर शो किया तो फिर हम रीज़न देंगे कि ऐसा हमने क्यों किया है, तो वो जो रीज़न बिहाइंड उसकी होगी तो वो हमें ये बताएगी कि हम किस तरह के, मतलब हमारा क्या नेचर है, हम किस तरह के पर्सन है, ठीक है। तो इस तरह से हम रीजनिंग के बेस में हमारे सेल्फ स्कीमास बना रहे होते हैं। उसके बाद स्टडी वाई क्लासिफाइड एज पोजेसिंग आइदर स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट। अब या तो हम खुद के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट, फॉर एग्जांपल किसी सिचुएशन में हमने क्या किया, हम किसी भी पर्सन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड किए, हमने क्या किया, मतलब उसके साथ साथ जो उसने किया हम वही कर रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, हमने अपने बारे में ये स्कीमा बना लेंगे कि हमारी जो है वो क्या है, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी है, ठीक है। लेकिन अगर इन केस इस तरह से हुआ कि हमने उस पर डिपेंड नहीं किया, हम जो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे थे और हमने मतलब विलिंगली सब कुछ कर लिया आराम से, उस पर हम डिपेंड नहीं किया, तो हमने क्या किया, हमारा एक दूसरा स्कीमा हमने अपने बारे में ये बना लिया कि हम डिपेंडेंट नहीं है, हम इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो इस तरह से सिचुएशन टू सिचुएशन जो है वो हमारे स्कीमास भी वेरी करते हैं। मतलब अपने बारे में, फॉर एग्जांपल अब हर सिचुएशन में आपने डिपेंडेंट शो बिहेवियर किया तो हमारे बारे में हमारा स्कीमा बन जाएगा कि हमारी क्या है, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी है, ठीक है। और अगर हम इंडिपेंडेंटली शो करते हैं हर जगह तो फिर हमारी अपने बारे में बनता है कि हमारी जो है वो इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे अपने बारे में भी स्कीमास डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है बात पॉसिबल सेल्फ्स की। पॉसिबल सेल्फ का क्या मतलब होता है, हमारी 3 पॉसिबल सेल्स होती हैं। उससे पहले हम बात करें, हमारा जो बिहेवियर होता है वो खाली कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन से नहीं होता कि हमारे माइंड में हम जो चीज़ें सोच रहे होते हैं सिर्फ उसी के बिहाफ पर हम बिहेवियर परफॉर्म नहीं कर रहे होते। एक और चीज़ जो आती है जिसके ज़रिए हम बिहेवियर को परफॉर्म कर रहे होते हैं वो क्या होती है, व्हाट वी माइट बिकम, ठीक है। हमारे माइंड में जो रिप्रेजेंटेशन होती है कि हम क्या हो सकते हैं, हमें क्या होना चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ भी डिपेंड कर रही होती है कि हम बिहेवियर कैसा देंगे। एक तो हमारे माइंड में हमारा अपना व्यू होता है कि हम है कैसे, लेकिन दूसरी चीज़ ये होती है कि हम क्या हो सकते हैं, हमें क्या होना चाहिए, ये चीज़ भी डिपेंड कर रही होती है कि हमारा बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। उसके बाद अब ये जो पॉसिबल सेल्फ्स होती हैं हमारी अब 3 पॉसिबल सेल्फ्स हैं, एक्चुअल है, रियल है और
एक्चुअल है, रियल है, ऑड सेल्फ है, इनको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो पॉसिबल सेल्फ होती हैं ये क्या कर रही होती हैं, मेजरली दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं। और इसमें हमारे पास पहला आता है कि ये हमें इंसेंटिव दे रही होती है कि हमारा फ्यूचर बिहेवियर क्या होगा, मतलब ये हमें एक प्रिडिक्शन दे रही होती है कि हम अब फ्यूचर में किस तरह से बिहेव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने अपने बारे में जो इमेज बनाया हुआ है कि हम इस तरह, मतलब हमारी पर्सनैलिटी ऐसी है, तो ये इससे हमें ये इमेज होगा कि कोई भी सिचुएशन आएगी तो अपनी इस पर्सनैलिटी के मुताबिक हम क्या करेंगे, हमारा स्कीमा ये है तो इसके बिहाफ पर हम कैसा बिहेवियर शो करेंगे। ठीक है, तो एक फंक्शन इसने ये परफॉर्म किया कि हमें फ्यूचर बिहेवियर के बारे में थोड़ा इंसेंटिव दे रही होती है। दूसरी चीज़ ये कि हमें ये हेल्प कर रही होती है कि किस तरह से हम हमारे बिहेवियर को और जो इवेंट्स हो रहे हैं हमारी ज़िंदगी में उसको इंटरप्रेट करेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में हमने जो बिहेव किया और वो फिर हमने क्यों बिहेव किया, उस बात को जानने के लिए कि हमने, मतलब मीनिंग क्या है हमारे इस बिहेवियर का, ये जो हमने काम किया है हमने ऐसा क्यों किया है, इसको भी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं हमारे पॉसिबल सेल्फ्स के ज़रिए। ठीक हो गया। मतलब फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है वो उसने किसी बुरा, मतलब कोई अच्छा बिहेवियर फॉर एग्जांपल उसने शो कर दिया, ठीक है, लेकिन वो वैसे समझता था कि मैं बुरा इंसान हूँ, लेकिन उसे शो जो है वो उस सिचुएशन में बिहेवियर अच्छा कर दिया, तो अब वो अपने बारे में उसका मतलब डिफरेंट की भी अब आएगा, वो इंटरप्रेट करेगा कि नहीं अब सिचुएशन ऐसी थी कि जहाँ पर मैं बुरा बिहेव कर ही नहीं सका क्योंकि वो सिचुएशन अच्छी थी। मतलब इस तरह से हम सिचुएशन को भी एनालाइज कर लेते हैं, अपने बिहेवियर को एनालाइज कर लेते हैं, और मतलब इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, अपने बारे में भी इंसेंटिव दे रहे होते हैं, फ्यूचर के बिहेवियर के बारे में भी दे रहे होते हैं कि हम ऐसा बिहेवियर क्यों परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो कि कौन कर रहा है, हमारे पॉसिबल सेल्फ्स। ठीक है, उसके बाद सेल्फ डिस्क्रिपेंसीज आ जाती हैं। सेल्फ डिस्क्रिपेंसी थ्योरी जो होती है इसने हमारे पास 3 सेल्फ दिए। तब से हम बात करें पॉसिबल सेल्फ की, तो एक्चुअली हमारी ये 3 पॉसिबल सेल्फ होती हैं। कौन कौन सी हैं, एक्चुअल सेल्फ है, आइडियल सेल्फ है और ऑड सेल्फ। एक्चुअल सेल्फ होती है जो अभी आप रियल में हैं, ठीक है, इस वक्त आपकी जो सेल्फ है, और उसके बाद जो है किस तरह के मतलब आप पर्सन है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर राइट नाउ। ठीक है, उसके बाद अगर आइडियल सेल्फ की बात करें तो वो मेंटल इमेज होता है जो आप बनना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू बिकम। ठीक है, और ऑड सेल्फ ये होता है कि आपको होना क्या चाहिए। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो अभी जो है वो क्या है, म्यूजिशियन है। ठीक है, एक्चुअल सेल्फ उसका ये है कि वो म्यूजिशियन है, एक अच्छा म्यूजिशियन है, लेकिन वो उसका आइडियल सेल्फ ये है कि जो वो बनना चाहता है, एक्चुअली वो म्यूजिशियन नहीं, वो एक डांसर बनना चाहता है। तो उसकी आइडियल सेल्फ क्या होगी कि वो डांसर बनना चाहता है। ठीक है, लेकिन ऑड सेल्फ ये है कि उसको होना क्या चाहिए। तो होना क्या चाहिए अगर हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखें तो उसको, अगर वो मुस्लिम है तो एज अ मुस्लिम उसको ना उसको डांसर होना चाहिए, ना उसको म्यूजिशियन होना चाहिए, उसको एक गुड मुस्लिम होना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर हम कंट्री की बात करें एज कंट्री नाउंस की, तो ना उसको डांसर ना उसको वो म्यूजिशियन होना चाहिए, उसको एक गुड जो है वो कंट्री मैन होना चाहिए, या फिर कंट्री को प्रोटेक्ट करने वाला होना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारी 3 सेल्स जो है वो डिफर करती हैं। इसमें हमारी ड्यूटीज़ हमारी मतलब सोसाइटी से रिलेटेड या रिलीजन से रिलेटेड या कंट्री से रिलेटेड आ जाती हैं किसके अंदर, ऑड सेल्फ में। ठीक है, लेकिन आइडियल सेल्फ में ये होता है कि जो आप बनना चाहते हैं, क्या आप हो। ठीक है, आपको हो, मतलब जो आप चाहते हैं कि आप हो। ठीक है, लेकिन रियल सेल्फ या एक्चुअल सेल्फ क्या होती है, जो इस वक्त आप हैं। ठीक है, तो सेल्फ डिस्क्रिपेंसीज का क्या मतलब है कि अगर इन तीनों में डिफरेंस ज़्यादा होगा तो उसका क्या मतलब है कि उसका मतलब है कि आपकी पर्सनालिटी में फॉल्ट है, मतलब जो आप एक्चुअल में हैं आप वो नहीं बनना चाहते, आप कुछ और बनना चाहते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर गैप ज़्यादा आता है इन 3 चीज़ों में तो उसका क्या मतलब है कि पर्सन की पर्सनालिटी वीक है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इनमें गैप कम है, ठीक है, जो इंसान फॉर एग्जांपल वो एक गुड मुस्लिम बनना चाहता है, मतलब वो रियल में भी इस टाइम भी क्या है, गुड मुस्लिम है। ठीक है, सपोज वो इस टाइम भी एक गुड मुस्लिम है तो उसकी एक्चुअल सेल्फ जो है वो भी गुड मुस्लिम है। उसके बाद अगर आइडियल सेल्फ देखें तो वो बनना भी गुड मुस्लिम ही चाहता है, तो वो क्या है, उसकी आइडियल सेल्फ भी वही है, और ऑड सेल्फ क्या है, वो भी यही, उसको अच्छा मुस्लिम होना चाहिए। तो इस तरह से क्या हुआ कि उसकी आइडियल सेल्फ, एक्चुअल सेल्फ और रियल सेल्फ में गैप कम हो गया, डिफरेंस कम हो गया। तो इसका क्या मतलब, उसकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग है। हो गया, तो उसके बाद हमारे पास आता है जी नेक्स्ट, रेशनल इमोटिव थेरेपी। रेशनल इमोटिव थेरेपी जो है वो किसने दी थी, एल्बर्ट एलिस ने दी थी। तो इसके अंदर वो कहते हैं कि हमारी जो कॉग्निटिव और बिहेवियरल ट्रीटमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लेंड हो जाते हैं। कि तुम मतलब किस हद तक ये टेंडेंसी है कि आपकी जो माइंड में जो कॉग्निशंस हैं और जो आप बिहेवियर शो कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ मैच हो रहे हो, एक दूसरे के अंदर ब्लेंड हो रहे हो। ठीक है, ये किस हद तक टेंडेंसी है कि आप जो सोच रहे हैं और जो आपका बिहेवियर है वो सेम आ रहा हो। तो इस अप्रोच को उन्होंने कहा था रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। ठीक है,
तो उसमें क्या होता है, वो कहते हैं कि लोग जो हैं वो डिप्रेस्ड, एंशियस और अपसेट तब होते हैं कि जब जो उन्होंने रीजनिंग दी होती है, जो उन्होंने मतलब उनके माइंड में जो बिलीव्स होते हैं वो इरेशनल हो, ठीक है, मतलब इलॉजिकल हो, कि जो उन्होंने सोचा था वो सब कुछ इलॉजिकल था, वो फॉल्टी रीजनिंग थी, वो गलत रीज़न दे रहे थे, ऐसा नहीं था रियल में, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जब इरेशनल इलॉजिकल बिलीव्स होते हैं तो पर्सन को एंजाइटी, डिप्रेशन और अपसेट बिहेवियर्स वो शो करता है, ठीक है। और इसको जो है वो एलिस ने डिस्क्राइब किया था एज एन ABC प्रोसेस। ABC प्रोसेस का क्या मतलब है, ए से क्या है हमारे पास, ए का मतलब है एक्टिवेशन एक्सपीरियंस, ठीक है, इसका ए जो है वो हमारे पास आता है एक्टिवेशन एक्सपीरियंस। और बी का क्या मतलब है, इरेशनल बिलीफ, ठीक है, बी से हमारे पास बिलीफ आ जाता है। और इमोशनल कॉन्सिक्वेंस, ये सी हमारे पास आ जाता है कॉन्सिक्वेंस का, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो एक्टिवेशन एक्सपीरियंस मतलब जो आपने चीज़ एक्सपीरियंस की, ठीक है, और दूसरी बात है कि आपके माइंड में उस चीज़ के बारे में इरेशनल बिलीव था, ठीक है, कुछ और बिलीव था। अब आप देखें कि आपका इमोशनल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ठीक है। सपोज एक पर्सन ने एक्सपीरियंस किया कि सामने वाले पर्सन ने रूड बिहेवियर शो किया, लेकिन उसका इरेशनल बिलीफ ये था कि वो रूड बिहेवियर शो नहीं करेगा, वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो अब इमोशनल कॉन्सिक्वेंस ये है कि उसको इस सिचुएशन में अब कैसा फील होगा कि अगर वो उसके कंस्ट्रक्ट के मुताबिक नहीं काम हुआ ना, मतलब उसने सोचा था कि पर्सन नॉर्मल रहेगा, लेकिन एक्सपीरियंस ये हुआ कि वो नॉर्मल नहीं रहा, वो रूड उसने बिहेवियर शो किया। तो इससे इमोशनल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि अब वो पर्सन जो है वो अब कैसा फील करेगा कि जब उससे उसकी सोच से उसके बिलीफ से हट कर काम हुआ, ठीक है, क्योंकि उसका बिलीव जो था वो इलॉजिकल था, ये बात उसने गलत सोची हुई थी कि ये पर्सन नॉर्मल बिहेव करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये ABC प्रोसेस हमारे पास होता है। तो अब उसमें क्या क्या जाता है रैशनल इमोटिव थेरेपी में, बेसिकली इसके दो गोल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, क्लाइंट्स जो है वो ये देखते हैं, सबसे पहले क्लाइंट्स को ये मतलब किया जाता है कि वो ये देखें कि उनके जो बिलीव्स हैं वो किस हद तक इरेशनल हैं, फॉल्टी हैं, ठीक है। सबसे पहले उनको ये एक्सेप्ट करवाना कि वो दुनिया के बारे में कहाँ कहाँ पर गलत सोच रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन के बारे में वो हमेशा ये सोचते हैं कि वो बुरा है, तो अब आप उसको ये रियलाइज़ करवाएंगे कि उसके जो बिलीव्स हैं वो किस हद तक इरेशनल है, वो पर्सन बुरा है या नहीं है, ठीक है। हो सकता है वो किसी एक सिचुएशन में बुरा हो और इसने उसके बारे में इरेशनल बिलीव बना लिया हो कि वो हमेशा बुरे काम करता है। तो इससे क्या हुआ, आप उसके पर्सन को आप रियलाइज़ करवाएंगे कि जो आपने बिलीव बनाया हुआ है वो किस हद तक इरेशनल या फॉल्टी है, ठीक है, और उनकी जो रीजनिंग है वो किस हद तक फॉल्टी है। उसके बाद नेक्स्ट गोल ये होता है कि अब जो थेरेपिस्ट होता है वो क्लाइंट को हेल्प कर रहा होता है कि अपने उस इरेशनल बिलीव्स को वो रेशनल के साथ चेंज करे। पहले ये यकीन दिलवाया कि तुम जो सोच रहे हो कि वो सामने वाला पर्सन जो है बुरा है, ये बात गलत है, ठीक है। पहले ये बिलीव दिलवाया कि तुम्हारा जो बिलीफ है वो गलत है। उसके बाद सेकंड काम ये किया कि उसके उन इरेशनल जो बिलीव्स थे उनको रेशनल्स के साथ रिप्लेस कर दिया। मतलब अब वो पहले सोच रहे थे कि बुरा है, अब उस बुरे की जगह पे अच्छे के साथ रिप्लेस कर दो कि वो बुरा नहीं है, वो तो अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह से इरेशनल बिलीव्स को रेशनल में कन्वर्ट कर देते हैं थेरेपिस्ट, मतलब हेल्प कर होते हैं क्लाइंट की। ये गोल्स होते हैं रेशनल इमोटिव थेरेपी के, ठीक हो गया। दैट इज़ ऑल अबाउट द कॉग्निटिव अप्रोच। आई होप आपको समझ आई होगी। In case of any confusion you can ask in the comment box. Thank you so much and Allah Hafiz.